अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में जिस मौजू पर, जिस क्लैश पर या जिस कॉन्फ्लिक्ट पर बहस हो रही है वो है इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट। यकीन आप सब जानते होंगे कि इस वक्त गजा में एक खुदरेज लड़ाई जारी है और ख़ासतौर पर इसराइल की जानिब से एक ऐसी जरहियत अपनाई गई है कि उन्होंने गजा के चारों अतराफ जो है उनको घेर लिया है। वहाँ पर पानी, बिजली, एनर्जी, खुराक तमाम चीज़ें बंद हो गई है और गजा में इस वक्त तकरीबन जो 20-25 लाख फ़लस्तीनी मौजूद है, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, हर उम्र के अफ़राद शामिल है। उन तमाम की तमाम जो है वो महसूर होकर रह गए हैं। एक गुमसान की लड़ाई जारी है, जहाँ एक तरफ हमास की जानिब से रॉकेटों के हमले हो रहे हैं तो दूसरी जानिब इसराइल एक भरपूर हमले की तैयारी कर रहा है। अब तक के जो इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 4000 अफराद जो है वो रुकना अजल बन गए हैं, जिसमें हलाकतों की तादाद जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और उसमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। नाज़रीन, इस तनाज़े को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम इस इशू को ज़रा माज़ी के पहलू से भी देखें कि फ़लस्तीन और इसराइल का ये मसला कहाँ से शुरू हुआ था और ये मसला जो है ये आइंदा क्या रुख अख्तियार कर सकता है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा एक गहरा और पेचीदा मसला है जो कई दहाइयों पर मुहित है और मशरिक़ वस्ता पर इसके गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये कसीर जहती तनाज़ा है जिसमें सियासी, तारीखी, मजहबी और इलाक़ाई जहतें शामिल है। इस तनाज़े की कहानी सुनाने के लिए हमें इसकी तारीख और उन अहम वाक़यात का जायज़ा लेना चाहिए जिन्होंने इसके बरसों के दौरान इसको तश्कील दिया है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की जड़ी 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में तलाश की जा सकती है। जब सह्यूनी तहरीक उभरी, सह्यूनियत ने फ़लस्तीन में यहूदियों का वतन कायम करने की कोशिश की, जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 20वीं सदी के अवाइल में यहूदी तारीकी वतन फ़लस्तीन में आबाद होने लगे और अरब आबादी के साथ उनका तनाव बढ़ गया। पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानवी हुकूमत ने बिलफोर एलामिया जारी किया, जिसमें फ़लस्तीन में यहूदी लोगों के लिए कौमी घर के क़याम की हमायत का इजहार किया गया था। इस ऐलान ने इसराइल की हतमी क़याम की बुनियाद रखी। पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशंस ने बरतानिया को फ़लस्तीन पर मैंडेट दिया। इस दौरान यहूदी और अरब बिरादरी के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आ गई। यहूदियों की नकल मकानी में इजाफा हुआ, जिससे अरब मुजाहिरों और तशद्दुद जो है वो मजीद बढ़ गया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने यरूशलेम के लिए एक बैनुल अक़वामी इंतज़ामिया के साथ फ़लस्तीन को अलहदा यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने के लिए तकसीम का मंसूबा पेश किया। इस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने कबूल किया, लेकिन अरब रियासतों ने इसे मुस्तरद कर दिया। 1948 में रियासत इसराइल का ऐलान किया गया, जिसके नतीजे में पहली अरब इसराइल जंग शुरू हुई। 1948 की जंग के नतीजे में लाखों फ़लस्तीनियों की नकल मकानी हुई, जो भाग गए या अपने घरों से बेदखल हुए। ये तकरीब, जिसे नकबा के नाम से याद किया जाता है, फ़लस्तीनियों की शिकायत का एक अहम ज़रिया है। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे 1967 में जो अरब इसराइल जंग हुई थी। इसराइल ने 1967 में अपने अरब पड़ोसियों के खिलाफ पहले से हमला किया, जिसके नतीजे में मगरबी किनारे, गजा की पट्टी, मशरक़ी यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। ये इलाके तनाज़ात का मरकज़ बने हुए हैं। 1993 के ओस्लो मुआहिदे ने एक अहम कोशिश की निशानदेही की। इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम का जायज़ नुमाइंदा तंजीम यानी PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको उन्होंने तस्लीम किया और दो रियासती हल के लिए एक फ्रेम वर्क कायम किया गया। 2005 में इसराइल ने एकतरफा तौर पर गजा की पट्टी से इंखला किया, लेकिन इलाके में तनाज़ा जारी रहा। 2007 में हमास ने इस इलाके का यानी गजा की पट्टी का कंट्रोल संभाल लिया। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें तो हमास और इसराइल के दरमियान अब तक 2008, 2009, 2012 और 2014 में मुख्तलिफ लड़ाइयाँ भी हो चुकी है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 3 बड़े तनाज़ात रोनुमा हुए, जिसके नतीजे में गजा में काफ़ी शहरी हलाक हुई और तबाही हुई। इसके अलावा हम बात करेंगे अमेरिका के गुज़िश्ता जो सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके दौर में भी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन की कोशिशें हुई। 2 रियासती हल तक पहुँचने की कोशिशें की गई, ताहम ये तमाम कोशिशें जो है ये नाकाम हो गई।
مغربی کنارے میں بدکاری کی توسیع، مسلسل تشدد اور فلسطینیوں کے درمیان سیاسی تقسیم نے امن کی راہ کو پیچیدہ بنا دیا۔ اس وقت کے صدر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور ابراہم معاہدے اسرائیل اور بعض عرب ریاستوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لایا، لیکن تنازعات کو بھی جنم دیا۔ اسرائیل فلسطین تنازع علاقائی استحکام اور امن کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ ایک پائیدار حل اسرائیل اور فلسطینی دونوں کے حقوق، ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ بات چیت، مذاکرات اور بین الاقوامی سفارتکاری اس گہرے تنازع کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی رہے گی، لیکن بدقسمتی سے ناظرین آج تک صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع جو ہے یہ تقریباً 60-70 سال سے چلا رہا ہے، لیکن اب تک اس میں کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 1948 کی فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ ہم دیکھیں، اور آج اگر 2023 کا ہم جائزہ لیں تو فلسطینی جو ہے وہ صرف غزہ کی پٹی اور پھر خان یونس اور مغرب کنارے کے چند علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ باقی تمام علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے بدقسمتی سے مغربی ممالک بھی اس میں کود پڑے ہیں۔ جہاں اسرائیل کو بڑے پیمانے پر ان کی حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو ساتھ میں جو مسلم ممالک ہے وہ بھی دبی الفاظ میں فلسطین کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ تو بلا ہو رشیا کا، وہ تو بلا ہو چائنا کا کہ وہ بھی فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہیں، ورنہ خود غزہ کی پٹی کے ساتھ منسلک اسلامی ملک مصر جو ہے وہ خود اتنا ڈر رہا ہے کہ وہ تمام پناہ گزین، وہ بچے، وہ بزرگ جو کہ اس وقت غزہ کی پٹی سے نکلنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے واحد راستہ یہ کہ وہ مصر میں داخل ہو، مصر نے ان کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ پھر یہ جو روزانہ تماشے ہوتے ہیں کہ آج عرب لیگ کا اجلاس ہوا، آج OIC کا اجلاس ہوا، آج کنڈیم کیا گیا یا یہ ہوا، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ صرف مسلم امہ کو دھوکہ دینے کے لیے یا ان کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ تمام طرح بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگر بین الاقوامی دنیا نے فوری طور پر اس جنگ کو نہ رکوایا تو خدا نہ خواستہ اس وقت جو تباہی ہو رہی ہے، جو اموات ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ثابت ہو سکتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر یہ تباہی ہو سکتی ہے۔ مسلم امہ کو اپنے دوستوں کو جہاں جہاں پر ان کے مغرب ممالک میں، امریکہ میں جہاں جہاں پر ان کو دوست ہے، ان کے لیے باقاعدہ کمپین چلانی ہوگی، فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، اور یہ جو جنگ ہے جس میں مسلسل اسرائیلی بمباری، ان کے جٹ جہاد استعمال ہو رہے ہیں، ان کا جدید اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو روکنا ہوگا اور دونوں کو ایک میز پر لا کر بٹھانا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا اس وقت ایک ہی بات سمجھ رہی ہے۔ خاص طور پر مسلم امہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے اور اس حل کا نام ہے دو ریاستی حل، یعنی اس علاقے میں فلسطین بھی ہو اور اسرائیل بھی ہو، اور ایک دفعہ ان کا مسئلہ ہمیشہ کی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ روزانہ کی لڑائی جھگڑے جو ہے یہ ختم ہو سکے۔ آگے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیقی، اللہ حافظ۔